वो काली सर्द भरी रात जिससे पूरा गांव मारे ठिठुरन के सोया था, पर उसी गांव का भीमा ना जाने उसे क्यों एक सट सवार थी कि आधी रात में ही वो अपने पूरे खेतों की सिंचाई करेगा। और उससे उसकी पत्नी तंग आकर उसको बहुत समझाती है, कंचन, कि आप आधी रात को ना जाएं, अगर सिंचाई करनी है तो सुबह तड़के चले जाना, पर आधी रात को मत जाओ। मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ, क्योंकि बाहर कुत्ते रो रहे हैं और जब भी कुत्ते रोते हैं तो जो जंगल में कालों का खंडर है वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ अपशगुनी हो जाता है। तो भीमा इस बात पर गुस्से से अपनी पत्नी कंचन से कहता है कि तुम आज के टाइम पर इन सब बातों पर यकीन करती हो, मैं नहीं यकीन करता, और मैं साथ में अपने दोस्त रमेश को लेकर भी जा रहा हूँ, तो डरने जैसी क्या बात है। पर बार बार कंचन भीमा को मना करती है, फिर भी भीमा नहीं मानता है और अपने दोस्त रमेश के साथ खेत की तरफ निकल जाता है। अच्छा, जहाँ भीमा का खेत होता है उससे कुछ ही दूरी पर कालों का खंडर होता है, जहाँ पर कुछ ना कुछ अपशगुनी घटित होता ही रहता है। अच्छा, ठंड से बचने के लिए दोनों लोग एक आग जला लेते हैं बढ़िया तरीके से और खेत को सींचने की तैयारी करने लगते। तभी दोनों दोस्त सिंचाई की तैयारी कर ही रहे थे कि एक बहुत ही भयंकर आवाज़ आती है, जो एक औरत की आवाज़ होती है, जो कि भीमा के कानों को एकदम अंदर तक चीर जाती है। तो भीमा रमेश से कहता है, क्या भाई तुमने भी इस आवाज़ को सुना? तो रमेश कहता है, इस आवाज़ को मैंने क्या, मुझे तो लगता है पूरे गांव ने सुन लिया होगा, क्योंकि ये आवाज़ है ही इतनी ज़्यादा तेज। तो भीमा का जो हृदय है वो भाव विभोर हो जाता है कि कहीं ना कहीं कोई औरत बड़े ही कष्ट में है, जिसकी मदद करने हम दोनों दोस्तों को चलना चाहिए। पर कहीं ना कहीं रमेश को भीमा की बात सही नहीं लगती कि आधी रात बीत चुकी है, भला यहाँ जंगल में खेत में यहाँ कौन औरत आएगी गांव से निकलकर। पर वो भीमा को मना करता है। तो भीमा कहता है कि यार तुमको अच्छा लगेगा क्या कि हम दोनों पुरुष यहाँ पर हैं और वहाँ थोड़ी ही दूर पर कोई औरत जिसको मदद चाहिए और तुम मना कर रहे हो चलने से। चलो ठीक है, तुम सिंचाई करो, मैं जाकर देख कर आता हूँ। रमेश उसको अकेले नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि रमेश का जिगरी दोस्त होता है भीमा। पर इस बात से भी कोई अनजान नहीं था दोस्तों कि वहाँ पर एक कालों का खंडर है, जहाँ पर जब भी कुत्ते रात को अगर रोते हैं तो ज़रूर कुछ अपशगुन होता ही होता है। जैसे कोई आदमी अनजान तरीके से लापता हो जाए, रहस्यमय तरीके से लापता हो जाए, या फिर सुबह उसका मृत शरीर वहाँ पर पाया जाए। तब भी रमेश भीमा को समझाता है, पर जब नहीं मानता है तो दोनों कुछ ही देर में एक घने जंगल में खड़े होते हैं। और सर्द भरी रात इस कदर होती है कि कोहरा एकदम अपने चरम पे होता है। अब दोनों कोहरे में अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि आखिर बात है क्या, आवाज़ कहाँ से आई है, कि तभी एक बेहद खूबसूरत महिला एकदम सामने से दौड़ते हुए भीमा के सीने से टकरा कर नीचे गिर जाती है। और भीमा जब उसको देखता है तो कहीं ना कहीं मुग्ध हो जाता है, क्योंकि वो औरत इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है कि क्या कहा जाए। पूरे गांव में तो इतनी खूबसूरत औरत देखी ही नहीं होगी। तभी रमेश को बहुत कुछ थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ये औरत उधर से भागते हुए आ रही है और कहाँ से आ रही है, और ये औरत आखिर है कौन। रमेश डर ही रहा होता है कि वो औरत बेहोश हो जाती है। तभी भीमा कहता है कि क्या रमेश, तू भी खड़ा खड़ा यहाँ पर मेरा मुंह देख रहा है, जब पास में एक कुआं है, जब वहाँ से थोड़ा पानी लेके आ, क्योंकि ये देखो ये बेहोश हो चुकी है। तभी रमेश एक टक होकर उसी औरत को देखता रहता है। तभी भीमा चिल्लाता है कि अच्छा भाई तुम नहीं जाओगे तो मुझे जाना पड़ेगा। तभी रमेश आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पर एक पुराना कुआं होता है। जैसे ही बाल्टी उठाकर पानी लेने चलता है, तभी एक ऐसी दर्दनाक चीख होती है जो पूरे रमेश के कानों को, सीने को चीर जाती है। और जैसे ही रमेश वहाँ से भाग कर देखने आता है कि ये चीख किसकी है, तभी देखता है कि भीमा नीचे लूलुहान पड़ा हुआ है, और जो वो औरत थी वो कोई औरत नहीं बल्कि वो एक कालो नाम की चुड़ैल होती है, डायन होती है, जो पूरी तरीके से ऊपर से लेकर पूरे हाथ पैर उसके काली चमड़ी चढ़ी हुई होती है, और वो भीमा के शरीर को अपने लंबे नाखूनों से खोद रही होती है। और इतना देखते ही देखते जब
वो औरत जो चुड़ैल होती है, जो रमेश की तरफ जब देखती है, कुछ ही मिनट में वो हवा में उड़कर रमेश के सीने पर बैठ जाती है और दर्दनाक चीखों से उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब सवेरा हो जाता है। अब वहाँ पर जो कंचन इंतज़ार कर रही होती है कि उसका पति अभी तक नहीं आया, तब ढूंढने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। पूरे गांव में बात फैल जाती है कि भीमा और रमेश लापता हो गए हैं, रात में सिंचाई करने के लिए निकले थे। पूरा गांव दहशत में होता है और पूरा गांव जानता है कि कहीं ना कहीं वो रहस्यमय तरीके से या तो गायब हो गए होंगे या नहीं तो कालो नाम की चुड़ैल ने उन्हें भी अपना शिकार बना लिया होगा। और जैसे ही पूरे खेत में ढूंढाई होती है, जंगल में ढूंढाई होती है, तो देखते हैं रमेश और भीमा के जो शरीर होते हैं वो बहुत ही अजीब सी अवस्था में पड़े होते हैं। पूरा गांव समझ जाता है कि कालो ने उन्हें भी अपना शिकार बना लिया और इसी के चलते पूरे गांव में जो लोग होते हैं उनमें बहुत ही गुस्सा भर जाती है और वो गांव के मुखिया के पास जाते हैं और मुखिया से अपनी बात को रखते हैं कि क्या करें, हम या तो काम काज छोड़ दें, ये गांव छोड़कर चले जाएं, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं कालो डायन किसी न किसी को अपना शिकार बना ही लेती है। तो मुखिया भी इस बात से बड़े सहमत होते हैं और वो कहते हैं कि कई तांत्रिक को बुलाया पर कईयों ने तो अपनी जान ही गंवा दी, पर इस बार मैंने भैरव नाम के एक तांत्रिक को बुलाया है जो कि अपनी कई मंत्र विद्या से कालो डायन को अपने वश में कर उस खंडहर को ही गिरा देंगे। अच्छा, कई तांत्रिक इससे पहले भी आए थे जिन्होंने कालो और उसके खंडहर को गिराने की कोशिश की, पर गिर तो जाता था, पर बाद में सुबह होते होते खंडहर खुद ही बन जाता था। पर जैसी सारी बातें हो ही रही थी कि पीछे से एक आवाज़ आती है अलख निरंजन कर। तो देखते हैं मुखिया कि भैरव जो कि सिद्धि प्राप्त एक साधु होते हैं जिनका नाम भैरव होता है, जो एक बड़े तांत्रिक और सिद्धि प्राप्त तांत्रिक होते हैं, वो आ चुके होते हैं। तभी गांव वालों को पूरे जो प्लान होता है वो समझाया जाता है कि जैसे ही रात होगी जितना भी जलाने वाला सामान होता है, घी, तेल, लकड़ी, सब सारे गाँव वाले लेकर चलेंगे। तो गाँव वाले थोड़ा पीछे हटते नज़र आते हैं क्योंकि पहले भी बहुत लोग गए और कोई भी वापस वहाँ से नहीं आया। तब भैरव जो होते हैं, भैरवनाथ, उनको यकीन दिलाते हैं कि इस बार जो होगा उसके बाद पूरा गांव उस श्राप से, उस खंडहर से, कालों के जो डर से मुक्त हो जाएगा, मेरा यकीन करो। तो पूरे गांव वाले तैयार हो जाते हैं और कालों के खंडहर की तरफ रात में ठीक 12 बजे पूरी तैयारी करके मशाल उशाल जलाकर जाने की तैयारी करते हैं। और जो भैरवनाथ होते हैं वो अपने कई मंत्रों का जाप करते हुए कालों के खंडहर तक पहुंचते हैं। जब पहुंचते हैं तभी जैसे बैठे ही होते हैं वहाँ पर अपना मंत्र की अवस्था में, वैसे ही अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है रे तू, ऐसे आवाज़ आती है, पर भैरवनाथ कोई भी आंसर कालों को नहीं करते हैं। और वो जैसे ही बाहर आती है और तेज़ तेज़ से भैरव अपने मंत्रों का जाप करने लगते हैं और उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। तभी कालो नाम की डायन बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगती है और जब वो चिल्लाने लगती है तभी भैरवनाथ जी कहते हैं कि जल्दी से इसके ऊपर घी, तेल सब कुछ डालकर जल्दी से जलाओ ताकि ये जल्दी से मुक्त हो जाए और इस धरती में समा जाए। और ठीक वैसा ही होता है। अब धीरे धीरे जब ये चीज़ें होने लगती हैं तो खंडहर अपने आप चटक कर गिरने लगता है और कुछ ही देर में कालो नाम की जो डायन होती है वो पूरी तरीके से ज़मीन में समा जाती है। उसके बाद पूरा गांव कालो डायन के उस डर से मुक्त हो जाता है और इसके बाद गांव का कोई भी सदस्य चाहे आधी रात में जाए या सुबह तड़के जाए, फिर उस गांव में डर जैसी कोई चीज़ नहीं रहती है। और ये सब होता है भैरवनाथ जी के मंत्र और तंत्र विद्या से। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।